क्या विदेशी चंदे से हमारे देश में संकट आ सकता है? ये बात भारत सरकार को बहुत पहले ही लग चुकी थी। आज से 50 साल पहले ही भारत सरकार यह बात समझ गई थी कि विदेशी चंदे से उसका दुरुपयोग करके देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया जा सकता है, यहाँ के मुद्दों को बदला और पलटा जा सकता है। तो इसी बात को लेकर के एक कानून बनाया गया था कि जो लोग भी, जो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, या शिक्षण संस्थान हैं, या अस्पताल हैं, या कोई धार्मिक संस्थान है, जो भी विदेशी चंदा लेते हैं, उस चंदे पर नजर रखी जाए, उसका हिसाब किताब किया जाए कि उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और इसी के लिए जो एफसीआरए कानून था, उसमें एक और बदलाव इस साल एक सरकार करना चाहती थी, जिसको लेके बिल पेश किया गया, लेकिन इस पे सवाल उठे। अब सवाल क्यों उठे, आखिर ये कानून क्या है, इसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी जानकारी कि फ्रीडम सेल आ रही है। यह सेल आपके लिए खास है 11 से 16 अगस्त तक, जिसमें कि आपको 50% तक की छूट मिलने वाली है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो पीसीएस के हों, टीचिंग एग्जाम्स के हों, जुडिशरी के हों, एसएससी के हों, या सीयूईटी को हों। तो अगर आप इन डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि खबर क्या है। देखिए, एफसीआरए जो कानून है ये बहुत पहले आया था, लेकिन इसमें एक संशोधन हो रहा था 2026 में, जिसके लिए बिल आया। अब ये लोकसभा में मार्च में भी पेश हुआ था बजट सत्र में, तब भी नहीं पास हो पाया, और अभी भी इसे चर्चा में रोक दिया गया है। अभी इस पे बात नहीं बढ़ रही है क्योंकि विपक्ष बहुत ही ज्यादा इस पे आवाज उठा रहा था, और इसको उन्होंने कहा कि ये ड्रेकोनियन है, यानी कि बेहद सख्त कानून है। क्यों है? और दूसरी तरफ हम देखें तो इसी बिल की वजह से अमेरिका की जो संसद है वहां से एक आवाज आती है और कहा जाता है कि यह जो भारत में चर्च हैं उन्हें भारत सरकार कब्जे में न ले ले, ऐसा लग रहा है, और भारत अमेरिका के संबंधों पर इससे असर पड़ेगा। तो एक ऐसा कानून जिससे भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे, तो क्या है भाई? देखिए, एफसीआरए समझिए सबसे पहले क्यों लाया गया था। विदेशी जो ताकतें हैं, एनजीओ हैं, संगठन के जरिए भारत की राजनीति और समाज को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए लाया गया। 2012 में इनफैक्ट हम देखें तो रूस में भी ये बात कही गई कि कोई 20% से ज्यादा अपने पूरे जो कैपिटल का प्राप्त करता है विदेशी चंदा, तो एक तरह का विदेशी एजेंट हो गया। उसने आरोप भी लगाया कि यूक्रेन में जो हुआ है वो विदेशी ताकतों की वजह से, उन्होंने वहां पे इतने एनजीओ को पैसे दिए कि वहां की राजनीति में परिवर्तन करा दिया। और ये बात भारत देखें तो बहुत पहले ही इस कानून में देख चुका है कि अगर ऐसा कानून ना हो जो बाहर से आने वाले पैसों पे नजर रखे, तो हो सकता है यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया जा सके, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ जो क्षेत्रीय अशांति है उसको बढ़ावा दे सके। तो इन संवेदनशील इलाकों में हिसाब किताब के लिए कानून आया। तो कानून जो था पहली बार 1976 में आया, और इसका नाम था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। अब इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। 2010 में एक बदलाव हुआ था जो बहुत ही अहम था, उसी का एक अपडेट और होने वाला है। इसके बाद फिर 16, 18, 20 में हुए। अब यहाँ पे देखिए, यह है कि विदेश से आने वाले पैसों पर नजर रखने के लिए जरूरी नहीं कि सारे एनजीओ को ही ये एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कराना हो। उन्हीं एनजीओ को या उन्हीं ट्रस्ट को या उन्हीं संस्थाओं को कराना होगा जो विदेश से चंदा प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एफसीआरए काम कैसे करता है, अब यहाँ पे इस बात को समझिए। एफसीआरए जो है, जो एनजीओ, ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, संस्थानों हैं, उन पे लागू होगा। अब उन्हें चंदा चाहिए तो यहाँ पे गृह मंत्रालय पे जाके इन्हें कराना होगा रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन फिर 5 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा। अब आंकड़ों में हाल देखें तो विदेशी चंदा बहुत सारा मिलता है। हमारे देश में लाखों एनजीओ हैं, लेकिन सब नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, फिलहाल की स्थिति में जुलाई 2026 में 14,449 सक्रिय एनजीओ हैं। एफसीआरए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और 22,498 रजिस्ट्रेशन अभी हाल फिलहाल में रद्द हुए हैं। जैसे कि कुछ का कैंसिल कर दिया गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया, या फिर कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराया नहीं, 5 साल पूरे हो गए थे। तो बहुत उनमें से 15,212 ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। और दरअसल चिंता की बात इन्हीं को है। मान लीजिए विदेशी चंदा लेके कोई प्रॉपर्टी बना लिया है किसी काम के लिए ही, समाज सेवा के लिए ही, लेकिन अब वो चंदा लेना बंद करना चाहता है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो अब उसके ऊपर खतरा आ गया है कि उसकी प्रॉपर्टी सरकार किसी को दे सकती है। अब वो कैसे उसको समझते हैं। तो 2019 से 2022 तक 55,741 करोड़ रुपए विदेशी चंदा आया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो संपत्ति प्रबंधन का ही आया है। 2010 से ये था कि मान लीजिए कि कोई एनजीओ, ट्रस्ट या संस्थान है, वो अपना रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्रेशन या तो सरकार रद्द कर दे या वो खुद सरेंडर कर दे, तो ऐसे में उसकी संपत्ति अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब यहां तक ये था कि मान लीजिए कि कोई रिन्यूअल कराना भूल गया, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना भूल गया, डेट छूट गई,
तो ऐसे में उसकी संपत्ति सुरक्षित थी, वो फिर किसी अथॉरिटी के पास नहीं दी जाती थी। लेकिन नए बिल में ये बात खत्म कर दी है, अगर किसी ने रिन्यूअल नहीं कराया, दोबारा रजिस्ट्रेशन 5 साल बाद नहीं कराया, तो अस्थायी रूप से उसकी जो संपत्ति है एक प्राधिकरण को दी जाएगी। अभी वो स्पष्ट होगा कि प्राधिकरण कौन सा है, और उसके बाद अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर उसके बाद वो संपत्ति गई, तो ये खतरा है। अब यहाँ पे 2 और बदलाव हैं, जैसे कि कुछ उल्लंघनों पर 5 साल से घटकर 1 साल की सजा कर दी गई है। और तीसरी बात ये, पिछले 2 साल में 10 लाख से कम विदेशी चंदा उपयोग वालों का रिन्यूअल अटक सकता है, यानी कि जिन्हें विदेशी चंदा कम मिल रहा है उनका रिन्यूअल होगा भी नहीं, और रिन्यूअल अगर नहीं होगा तो उनकी प्रॉपर्टी किसी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। तो दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि विदेशी चंदे से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई गई, लेकिन उस प्रॉपर्टी में विदेशी चंदे का हिस्सा बहुत थोड़ा सा था, और यही के किसी व्यक्ति का ज्यादा पैसा लगा था, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी हो सकता है किसी अथॉरिटी को दे दी जाए, लेकिन बाद में हो सकता है उस व्यक्ति को मिले, लेकिन पूरी तो नहीं मिलेगी। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे एफसीआरए नियंत्रित संस्थाओं पर लागू है, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं, तो यहाँ पे सभी एफसीआरए नियंत्रित संस्थाओं पर लागू है। ठीक है, पूजा स्थलों के लिए खास सुरक्षा बरती गई। ये कहा गया है जिनका जो नेचर है, जैसे जो चर्च है या कोई भी धार्मिक संस्था है, उसके नेचर को बदलाव नहीं होगा, भले उसकी वो प्रॉपर्टी किसी और अथॉरिटी को दे दी जाए या संबंधित रजिस्टर्ड किसी अन्य संस्था को दे दी जाए, लेकिन उसका नेचर चर्च का है तो चर्च का ही रहेगा। तो जो आरोप लगे थे चर्च को समाप्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है, विवाद की जो जड़ है कि संपत्ति जो है विदेशी, पुरानी विदेशी जो संपत्ति है, संस्थाओं को हमेशा रिन्यूअल कराने रहना पड़ेगा। ऐसे में विदेशी पैसा अगर नहीं चाहिए तभी रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ये दबाव आएगा, क्योंकि रिन्यूअल अगर नहीं कराएंगे तो संपत्ति जा सकती है। तो अब नहीं भी चाहिए विदेशी चंदा तब भी रिन्यूअल कराना पड़ रहा है, और विदेशी चंदा नहीं लेते हैं रिन्यूअल कराते हैं तो उसमें भी दिक्कत है, ये भी समझ में आ रहा है। इसी वजह से इस पर सवाल उठ रहा है। तीसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन में या संपत्ति को लेकर, फिर आगे जब विवाद होता है इसी मामले में, तो अपील के लिए कोई तंत्र ही नहीं है कि वो अपील करेंगे कहां। जब अपील नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत ये होगी ना कि अब पूरे एफसीआरए से जुड़ा हुआ कोई एनजीओ है, अब वो कहीं पे जा ही नहीं सकता कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, वो सही है, ये कैसे साबित करेगा। तो अन्य राजनीतिक आपत्तियां भी आई हैं कि यह पुराने पहले समाप्त हुए जो रजिस्ट्रेशन एनजीओ के रहे हैं, जो पहले ही रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए थे, उस पर भी अगर सरकार ने लागू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कहा गया कि राज्य सरकारों को अब जांच से पहले केंद्र की मजदूरी लेनी होगी, और विपक्ष ने इसमें कहा कि इससे राज्यों की शक्तियां कमजोर हो सकती हैं। तो यानी कि केंद्र अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये आरोप लगे। सरकार ने इसे क्या कहा कि देखिए ऐसा है कि विदेशी चंदा रोकने का हमारा इरादा नहीं है, हम पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और उन्होंने दावा किया कि चंदा अगर हम देखें तो 10-11 में 1.2 अरब डॉलर चंदा आया, तो 2024-25 में 2.67 अरब डॉलर आया, तो ये बड़ी रकम है। और 30 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं देश में, लेकिन हम किन की बात कर रहे हैं, सिर्फ 14,450 की जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हैं। तो हम सारे एनजीओ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सरकार ने ये भी कहा। और ये भी कहा कि हम किसी धर्म को निशाना नहीं बना रहे हैं, जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए लागू होगा। और दूसरी बात ये भी तर्क दिया गया कि भारत अकेला ऐसा नहीं है, भारत 1976 में लाया, 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अमेरिका भी ला चुका है, 1938 में ला चुका है, और पहले, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो भी ऐसे कानून ला चुके हैं कि विदेशी चंदे को लेकर के अगर कोई चिंता की बात होती है तो वहां पे पारदर्शिता के लिए, सख्ती के लिए, नियंत्रण के लिए कानून लेके आए हैं, जिससे कि उनके देश की राजनीति में कोई प्रभाव न डाल सके। तो यहाँ पे हम देखें तो दुनिया के कई बड़े देश जब काम कर रहे हैं, भारत भी उसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो चिंताएं हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन संबंधी चिंता है, रिन्यूअल की चिंता है, अपील तंत्र की चिंता है, इसे देखा जाना, इस पर एक चर्चा करना अभी बाकी है, और इसी के लिए एक आवाज उठ रही है। दूसरी बात यह कि अगर इन्हीं खामी को दूर करने की कोशिश करने की बात की गई है तो इसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार यहाँ पे पारदर्शिता के लिए बात कह रही है, और यहाँ पे ये एक डर है विपक्ष का कि ऐसे में सरकार शक्तियां अपने पक्ष में ले सकती हैं, और जो अपील तंत्र की चिंता है उनको लेकर के मैंने कहा कि उसे और स्पष्ट तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये संभावना बिल में दिखाई देती है। तो पुराने मामलों पर लागू होगा या नहीं होगा, ये भी सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी जानी चाहिए, और केंद्र राज्य की शक्ति पे, संतुलन पे तो कोई समस्या नहीं होगी, ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए। और इसके साथ ही सभी पक्षों से परामर्श के बाद इस पे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि कानून ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, बस इसका क्रियान्वयन और इसे लागू सही तरीके से किया जाए, और सही प्रावधानों के, उचित प्रावधानों के साथ ही। अब एक सवाल है आपके लिए कि एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बिल विशेष रूप से चर्चों और ईसाई संगठनों को लक्षित करता है। दूसरा, एफसीआरए प्रमाण पत्र नवीनीकरण की अस्वीकृति के विरुद्ध कोई विशिष्ट अपील तंत्र मौजूद नहीं है। और तीसरा, बिल कुछ एफसीआरए उल्लंघनों के लिए अधिकतम कारावास की सजा 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करता है।
आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक जरूरी बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि फ्रीडम सेल आ चुकी है, उसका फायदा ले लीजिएगा, क्योंकि 11 से 16 अगस्त तक ही ये फायदा आपको मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। उसके लिए आपको करना वही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप 87501 पे कॉल भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।